नमस्कार। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट यानी संसद की जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, विधायी प्रक्रिया, उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। क्या है विधायी प्रक्रिया और कैसे ये संपन्न होती है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है संसद में विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। संसद में विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। देखिए, संसद एक ऐसा संस्थान है जो संघ के स्तर पर यानी केंद्र के लेवल पर कानूनों का निर्माण करता है। विधायिका दो स्वरूप में होती है, एक संघ के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पे। जो संघ के स्तर पर विधायिका है उसे हम कहते हैं संसद यानी पार्लियामेंट, और जो राज्य के स्तर पर विधायिका होती है उसे हम राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। तो टॉपिक हमारा है संसद की विधायी प्रक्रिया, संसद में विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। विधेयक या बिल, विधेयक या बिल, पहली बात तो होता क्या है और ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की, तो विधेयक जो होता है वो विधायी प्रक्रिया के बाद, विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बाद क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, या फिर इसे हम एक्ट या कानून के नाम से जानते हैं। संसद की लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विधायी प्रक्रिया के बाद कोई विधेयक कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट लॉ, स्थायी कानून में, जिसे हम अधिनियम या एक्ट के नाम से जानते हैं। तो फिर विधेयक क्या होता है। जो विधेयक है हमारा, वो किसी भी विषय पर, किसी विषय पर कानून का प्रारूप होता है। प्रारूप मतलब उसका ड्राफ्ट होता है। विधेयक, कोई भी विधेयक होगा वो कानून का ड्राफ्ट होता है। जिस भी विषय पर जिस भी विषय पर कानून बनाए जा रहे होते हैं उसका पहला प्रारूप, प्रारूप का मतलब है कि इस कानून को जो हम बनाएंगे इसमें क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए, किस प्रकार से ये इम्प्लीमेंट होगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्या क्या इसके प्रोविज़न होंगे, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं विधेयक में। और यही विधेयक अपनी संसद के अंदर पूरी विधायी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद बन जाता है अधिनियम या फिर एक्ट के नाम से उसे हम जानते हैं। तो यहां पर आप एक चीज समझिए, विधेयक या बिल किसी विषय पर कानून का पहला प्रारूप होता है जो संसद में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है अधिनियम में या फिर स्थायी कानून में। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इस प्रक्रिया को हम आगे डिस्कस करते हैं। कोई विधेयक कानून का रूप कैसे लेता है और उस रूप को लेने के लिए उसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत गुजरना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया चलती कैसे है, कैसे ये प्रक्रिया होती है। हम अभी आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, कोई भी और चीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक आइडियल कंडीशन को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए आइडियल कंडीशन में होता क्या है, कोई भी विधेयक होगा यानी बिल होगा
ये बिल संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में। इस बिल को प्रस्तुत कर, किसी बिल को संसद में प्रस्तुत करना या जनरेट करना कहलाता है उस बिल को इंट्रोड्यूस करना। अब ये बिल जब संसद में आएगा तो संसद के पास दो सदन है, एक है पहला सदन और ये बिल उससे पारित किया जाता है। पारित करना होता है मतलब पास करना। ये जब बिल पारित किया जाता है तो जाता है दूसरे सदन में। यहां तक समझ में आया? यानी एक विधेयक संसद के पहले और दूसरे सदन में प्रस्तुत और वो पास किया जाना कंपलसरी है। कोई भी विधेयक जब तक संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं होगा तब तक वो आगे की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता। अब देखिए, अगर आपने ये माना है कि ये विधेयक लोकसभा में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रस्तुत किया है, तो पहला सदन क्या हो जाएगा? लोकसभा। जैसे ही पहला सदन लोकसभा होगा, हमारे पास दो ही हाउस हैं, तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा? राज्यसभा। अगर आपने ये माना है कि पहला सदन यानी विधेयक को पहली बार राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, तो हमारा पहला सदन राज्यसभा हो जाएगा और दूसरा सदन अपने आप ही क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो कोई भी विधेयक संसद के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी सदन में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर लोकसभा में करेंगे तो पहला सदन लोकसभा हो जाएगा, अगर राज्यसभा में करेंगे तो पहला सदन राज्यसभा हो जाएगा, और उसी के रेफरेंस में दूसरा सदन या तो लोकसभा या तो राज्यसभा हो सकता है। जैसे यहां पर पहला सदन लोकसभा माना है तो दूसरा सदन राज्यसभा हो गया, यहां पर पहला सदन हमने राज्यसभा माना है तो दूसरा सदन लोकसभा हो गया। अब दूसरा सदन इस विधेयक को पारित करता है, यानी मेजॉरिटी के साथ इस विधेयक को पास कर देता है। जैसे ही दूसरा सदन इस विधेयक को पारित करता है, ये जाता है हमारे राष्ट्रपति के पास, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? हम आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी अनुमति देता है, परमिशन देगा, तो ये क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है या एक्ट बन जाता है। अधिनियम बन जाता है या फिर एक्ट बन जाता है। ये प्रक्रिया कहलाती है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ये पूरी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, सदन के अंदर विधेयक 3 चरणों से गुजरता है, यानी उस पर 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहला इंट्रोड्यूस करना, साधारण चर्चा, उसके बाद समितियों की चर्चा और बिल को पारित कर दिया जाता है। तो विधेयक संसद के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वहां से पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा, वो पास करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 111 यानी 111 के अंतर्गत अपनी अनुमति देकर उस विधेयक को स्थायी कानून या अधिनियम में परिवर्तित कर देता है। तो अभी मैंने आपको यही तो बताया था कि विधेयक का विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अधिनियम बनना, किसी विधेयक का अधिनियम बनना एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जिसे हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, संसद में विधायी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और ये प्रक्रिया चलती कैसे है? विधेयक सदन में आएगा, सदन उसे मेजॉरिटी के साथ पारित करेगा, पास करेगा, देन ये सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस मेजॉरिटी के साथ पास करेगा, देन ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इस पर अपनी परमिशन देके इसे कन्वर्ट कर देगा एक परमानेंट लॉ या अधिनियम में। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। यहां तक समझ में आया? ये एक आइडियल कंडीशन है। यहां पर कुछ और चीजें भी शामिल हो जाती हैं तो ये प्रक्रिया बदल जाती है।
प्रक्रिया सेम रहती है, लेकिन कुछ चीजें यहां परिवर्तित होकर नई चीजें जुड़ जाती हैं, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है। यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि दोनों सदन उस विधेयक को उसी स्वरूप में पारित कर रहे हैं और राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी परमिशन दे रहा है। तो ये प्रक्रिया हम आइडियल कंडीशन में लेकर चल रहे हैं। यहां तक समझ में आया? तो यहां से हमने एक चीज जानी, क्या? बिल यानी विधेयक संसद यानी पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित किया जाना आवश्यक है। यानी ये कंडीशन नेसेसरी है, कंपलसरी है कि कोई विधेयक तब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जा सकता जब तक कि वो दोनों सदनों से पारित ना कर दिया जाए। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ा जाए। चलिए, मैंने आपको विधेयक के विषय में बताया और एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की आइडियल कंडीशन को बताया। अब बात करते हैं विधेयक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अगर हम विधेयक की बच्चा बात करें, यानी बिल की बात करें, तो जो बिल है उसको हम जनरली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। साधारण तौर पे हम दो भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक हम डिवाइड कर सकते हैं संसद में प्रस्तुत करने, यानी उस बिल को सदन के अंदर इंट्रोड्यूस कौन करेगा, इस पर हम विधेयक को दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक बनेगा हमारा सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल, और एक हमारा बनेगा गैर सरकारी प्राइवेट बिल या नॉन गवर्नमेंट बिल। जब भी कोई सदस्य, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, जब भी कोई सदस्य किसी बिल को संसद के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस करता है, प्रस्तुत करता है, तो बिल दो प्रकार का हो जाता है। एक गवर्नमेंट बिल सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट बिल। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर बस इतना सा है, जो सरकारी विधेयक होता है, इसका नाम देखिए क्या, सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल है। सरकारी विधेयक किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारा गवर्नमेंट बिल है उसे सदन में कोई ना कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई मिनिस्टर प्रस्तुत करे। जो भी मिनिस्टर वहां पर होगा सरकार का, उसके द्वारा जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं। और ये बिल 99% क्या 100% मान के चलिए, अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है तो ये बिल पारित हो जाता है, क्योंकि सरकार वही बना सकता है जो सदन के अंदर मेजॉरिटी रखता है। और मेजॉरिटी यानी सरकार का कोई सदस्य अगर उसे मंत्री प्रस्तुत कर रहा है तो वो बिल पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा। इस बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करने से पहले 7 डेज पहले, 7 दिन पहले, यानी एक सप्ताह पहले बताना पड़ता है कि मंत्री सरकारी विधेयक लेकर आ रहा है। गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? मंत्री के अलावा
मंत्री को छोड़कर सदन के किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा बिल जो मंत्री के अलावा कोई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा को, जिस भी सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, उस सदन का कोई और सदस्य उस बिल को जब इंट्रोड्यूस करता है तो उसे हम गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट बिल के नाम से जानते हैं। और ये जो बिल है, ये बिल पारित होने में बड़ा समय लगाता है, और अगर पारित भी हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर इस पे लगा देता है क्या, एब्सोल्यूट वीटो लगा देता है, जनरली इस पे लगा देता है गैर सरकारी विधेयक पर। और दूसरी चीज यह है कि इस बिल को संसद में इंट्रोड्यूस करने से पहले 1 महीने पहले आपको सूचना, अग्रिम सूचना देनी पड़ती है कि कोई ऐसा मेंबर जो मंत्री नहीं है फिर भी वो किसी बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो ऐसे बिल को हम गैर सरकारी विधेयक के नाम से जानते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि बिल कानून का पहला प्रारूप होता है, फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, और बिल इंट्रोड्यूस करने के अकॉर्डिंग सदन में कौन सा मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है इसके अकॉर्डिंग तो दो प्रकार का हो जाता है, 2 टाइप का हो जाता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट बिल। गवर्नमेंट बिल उन्हें माना जाता है जिन्हें किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस में, और नॉन गवर्नमेंट बिल वो बिल होते हैं जो मिनिस्टर के अलावा कोई और मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है उसने अगर इंट्रोड्यूस कर दिया है तो इसे हम नॉन गवर्नमेंट बिल के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रक्रिया के अनुसार। दूसरा जो हम टाइप बनाते हैं वो है प्रक्रिया, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। कि सदन में उस विधेयक पर किस प्रकार की प्रक्रिया को अप्लाई किया जाएगा। ये 4 प्रकार का हो जाता है। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल होता है, साधारण विधेयक। ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि आर्टिकल 107 और आर्टिकल 108 में बताया गया है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को छोड़कर सारे बिल क्या होते हैं, आपके ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक जाने जाते हैं। अगला होता है आपका धन विधेयक, मनी बिल। मनी बिल, ये बिल आर्टिकल 110 यानी 110 में इसकी डेफिनेशन को बताया गया है कि मनी बिल होता क्या है। अगला देखिए क्या है आपका फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक। फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक, आर्टिकल 117 में 117 में फाइनेंशियल बिल के बारे में बताया गया। और आखिरी बिल जो हमारा है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल
ये आपका आता है आर्टिकल 368 में। अब ये बिल प्रक्रिया के अनुसार यानी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चार टाइप के कैसे बन जाते हैं। हर बिल के लिए एक अलग से प्रोविजन बनाया गया है कि सदन यानी हाउस में इस बिल को किस प्रकार से पास किया जाएगा, कौन सी प्रक्रिया लगेगी, कितनी मेजॉरिटी लगेगी। हर एक चीज हर एक विधेयक में, हर एक बिल में अलग अलग है। इसीलिए हम कह सकते हैं प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बिल चार टाइप का हो जाता है। जैसे धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा, राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है। वित्त विधेयक दो प्रकार का आगे चल के हो जाता है। धन विधेयक दोनों में से किसी सदन में आएगा, कभी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो हर विधेयक पर एक अलग अलग प्रक्रिया होने के कारण हम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं कि यह चार प्रकार का होता है। और प्रस्तुत करने के आधार पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यानी दो प्रकार का होता है। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस प्रक्रिया को हमने जो प्रक्रिया पहले ये समझी थी आइडियल कंडीशन वाली, इस कंडीशन में अब हम बिल को इंट्रोड्यूस करके बताते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर लग सकते हैं। चलिए, हमने माना हम पहला बिल लेते हैं, साधारण विधेयक की बात करते हैं। साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं। ठीक, ऑर्डिनरी बिल्स। साधारण विधेयक, अब वही प्रक्रिया कि बिल कहां पर आएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा किसमें, सदन में, पहले सदन में। देखिए, साधारण विधेयक के लिए जो आर्टिकल 107 में बात बताई गई है, आर्टिकल 107 के अनुसार वित्त विधेयक और धन विधेयक को छोड़कर जो बिल है वो बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी पहला सदन लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। अगर आपने पहले सदन को माना है कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले सदन लोकसभा को मान लिया, तो दूसरा सदन बच्चा अपने आप ही क्या हो जाएगा, राज्यसभा। अगर आपने पहला सदन राज्यसभा मान लिया तो दूसरा सदन क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। पहला सदन क्या करेगा, इस विधेयक को पारित करेगा, पास करेगा। मेजॉरिटी के साथ इस बिल को फर्स्ट हाउस, पहला सदन पास करेगा। तब ये जाएगा दूसरे सदन में, यानी दूसरे हाउस में जाएगा, जो आइडियल कंडीशन मैंने आपको बताई थी। लेकिन यहां पर दूसरे सदन से दो कंडीशन हो जाती है। यहां पर पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, यानी यहां पर दो स्टेप हो सकते हैं, या तो पहला होगा या दूसरा होगा, दोनों में से एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों हो जाएंगे, दोनों में से एक ही होगा। कहने का मतलब है कि जब भी साधारण विधेयक के मामले में जब भी पहला सदन किसी विधेयक को मेजॉरिटी के साथ पारित करके दूसरे सदन के पास जाएगा, तो यहां पर दो कंडीशन बनती हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं कंडीशन। अगर हम पहली कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन की बात करें, तो हमारे पास क्या है, सदन दो है। इसके पास देखिए ऑप्शन क्या है। पहली कंडीशन में यह विधेयक को क्या करेगा, पारित करेगा। पारित करेगा मतलब पास करेगा, बिल को ये पास करेगा।
जैसे जिस स्वरूप में पहले सदन ने, फर्स्ट हाउस ने बिल को पास करके सेकंड हाउस में भेजा था, उसी स्वरूप में यानी वैसे ही दूसरा सदन भी इसे पारित कर देगा और इसके बाद बिल पहुंच जाएगा आपके कहां पर, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास जैसे ही बिल जाएगा, राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के अनुसार अपना रिएक्शन देगा, यानी प्रतिक्रिया देगा। बिल पर क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी, वो राष्ट्रपति देगा आर्टिकल 111 के अनुसार। यानी पहली कंडीशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि बिल दूसरे सदन ने उसी स्वरूप में पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। अब राष्ट्रपति इस पर एक्शन लेगा। क्या लेगा? पहला एक्शन क्या है? अनुमति दे दे, यानी परमिशन दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। पहली कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति उस बिल पर अनुमति दे दे तो वो बिल क्या बन जाएगा? आपका एक परमानेंट लॉ बन जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? अनुमति से मना कर सकता है, वो अनुमति नहीं देगा। ये भी तो कर सकता है भाई, राष्ट्रपति अनुमति नहीं देना चाहता है। तीसरा क्या है? रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए सदन को वापस करेगा, को रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। यानी राष्ट्रपति यह चाहता है कि संसद इस विधेयक पर दोबारा विचार करे, इसलिए वो अनुमति, ना तो वो अनुमति दे रहा है ना अनुमति देने से मना कर रहा है। वो चाहता है कि संसद एक बार और विचार करे इस विधेयक पर, तो इसके लिए वो रिटर्न कर देता है, पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर देता है। तो पहली कंडीशन जब होती है, पहली कंडीशन में यह है कि दूसरा सदन विधेयक को उसी स्वरूप में पारित कर दे, तो विधेयक क्या चला जाता है? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति आर्टिकल 11 यानी 111 में 111 के अंतर्गत अपने इस विकल्पों का प्रयोग करता। अनुमति दे सकता, अनुमति देने से मना कर सकता, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इस वाले कंडीशन में बच्चा एक चीज देखना, जब भी रिकंसिडरेशन के लिए वापस करता है तो यहां पर एक अमेंडमेंट आता है। उस अमेंडमेंट का नाम है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें कहा गया है रिकंसिडरेशन के बाद, पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा रिकंसिडरेशन के बाद, पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देगा। यह बात कही गई थी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। एक ही बार भेज सकता, एक बार के अलावा नहीं। एक बार उसने भेजा, अब पार्लियामेंट यानी संसद संशोधन के साथ या संशोधन के बिना उसे वापस भेजेगा, तब भी उसे करना ही पड़ेगा, अनुमति देनी पड़ेगी। तो यह पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए। इतनी बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब दूसरा देखिए क्या है। दूसरे में क्या, अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो सदन 2 है। यहां पर इस सदन 2 ने क्या किया है? विधेयक को संशोधन के लिए पहले सदन के पास, जो पहला हाउस है, वापस कर दिया।
यानी दूसरे सदन ने उस विधेयक को पारित नहीं किया है, पास नहीं किया है, उसने बिल को रिटर्न कर दिया है अमेंडमेंट के लिए कि आप अमेंडमेंट करिए। फिर और पहला सदन संशोधन ना माने, यानी पहला सदन दूसरे सदन के द्वारा जो अमेंडमेंट बताए गए उन्हें स्वीकार ना करे। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, दूसरा सदन बिल को 6 माह तक रोक ले। कहने का मतलब है कोई प्रतिक्रिया ना दे। अगर दूसरा सदन ना तो विधेयक को रिटर्न करे पहले सदन के पास और ना ही उसे पारित करे और ये 6 महीने तक चलता रहे ऐसे, यानी कोई भी रिएक्शन ना दे बिल पर, इसे बोला जाता है बिल दूसरे सदन में क्या है, होल्ड है, लंबित है। ये मैक्सिमम 6 मंथ तक हो सकता है, क्योंकि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम पीरियड हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो अगर वो 6 मंथ तक रोक लेता है, जब बच्चा ये 2 कंडीशन हो जाती हैं, तब यहां पर राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक बुला लेता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक, तो पहली कंडीशन में विधेयक कानून का रूप ले लेता है क्योंकि दूसरा सदन पारित कर देता है, लेकिन दूसरी कंडीशन में विधेयक को वापस करे और पहला सदन अमेंडमेंट को स्वीकार ना करे, यानी पारित करने से ही मना कर दे, एक ही लाइन में बात करें तो, या फिर विधेयक को होल्ड कर ले 6 मंथ तक। तो जब ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब दोनों सदन उस विधेयक पर सहमत नहीं है, और जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक वो विधेयक राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग को बुला लेता है और वहां पर फिर इसे मेजॉरिटी के साथ पारित करके फिर इसे अधिनियम का रूप दिया जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से साधारण विधेयक के मामले में 2 कंडीशन फॉलो की जाती हैं, एक में संयुक्त बैठक बुलाकर कर सकते हैं और एक में ऐसे ही किया जा सकता है। यहां तक समस्या? चलिए, तो आज का टॉपिक हम यहां पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी को कंटिन्यू करते हैं अगले टॉपिक धन विधेयक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।